देखने में, कहने में, लिखने में बड़ा सरल है, लेकिन जिसका आप क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करोगे तो बड़ा जटिल होता है, बहुत ही कठिन होता है। और जितना 2 लाइन बुक में लिखा है इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। जो कड़े क्वेश्चन होते हैं वो फंस जाते हैं। लिख दिया जाता है कि किरचॉफ के नियम से ऐसा है, लेकिन वो नियम को अप्लाई तुम लोग कर नहीं पाओगे बुक की सहायता से। जितना किताब में लिखा है उसकी सहायता से नहीं कर सकते। आइए समझते हैं। 2 खंड हमने लिया, जैसे कई रेजिस्टेंस, कई सेल एक साथ लगी हो, तो बड़ा जनरल सा फिगर है। ऐसे क्वेश्चन मिलेगा जिसमें कई सेलें लगी होंगी, बैटरियां खूब लगी होंगी, रेजिस्टेंस भी तमाम लगे होंगे, और उनमें तुम्हें अलग से किसी कोने से किसी रेजिस्टेंस में करंट पूछ लिया तो बहुत जटिल हो जाता है। उसको सॉल्व करने के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। तो आइए देखें, इसमें 2 खंड है, तो पहला और दूसरा। जब हम पहले खंड का करंट निकालते हैं इसको भूल जाओ, ठीक है, इनको भूल जाओगे। तो एक चीज जो बुक में नहीं लिखी है वो ये है कि आप चलोगे इस खंड का एक चक्कर लगाओगे तो कहीं से भी चल रहे हैं तो जो करंट हमें हमारे साथ मिलेगी, हम अपोजिट डायरेक्शन में जिस तरह से हम चल रहे हैं ऐसे हमने राउंड कर दिया कि हम इस तरह से चल रहे हैं। इसमें लाइन भी बनी हुई है, इसका भी महत्व है। शब्दों में कुछ नहीं कहा गया है, बल्कि बुक में ऐसे राउंड सर्किल बनी हुई है, आप सर्किल बता रहे हैं कि इस तरह से चल रहा है। तो जो हमारे साथ चलने के अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा उसे हम नेगेटिव कर देंगे। और करंट कहाँ से चलता है? प्लस टर्मिनल से माइनस की ओर, उसी तरफ से हम चल रहे हैं। तो पहली सेल हमने लिया जिसका विद्युत वाहक बल P1 है और I1 इससे चल रहा है। हमारे चलने की डायरेक्शन भी इस खंड में ऐसे ही है, तो ऐसे ही हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो करंट I1 हमारे साथ में मिल रहा है। करंट प्लस से चलता है और प्लस से हम भी चल रहे हैं, इसलिए E1 सेल का पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है। यहीं से करंट आगे बढ़ता है, निकलता है, और हम भी उसी डायरेक्शन चल रहे हैं, इसलिए E1 को रखा पॉजिटिव। ठीक, फिर आगे चलते हुए इसी डायरेक्शन में जब चलने लगे तो E2 का करंट हमें मिला नेगेटिव, क्योंकि हम चल रहे थे एंटी क्लॉकवाइज और इसका करंट निकल के अपोजिट डायरेक्शन मिल रहा है, इसलिए E2 को हमने कहा माइनस। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, थ्योरी कह रही है कि बीजगणितीय योग, लेकिन यहाँ पर माइनस कहाँ से आ गया? फिर योग है तो प्लस होना चाहिए, लेकिन जो करंट चलने की या हमारे सर्वेक्षण के अपोजिट जो करंट मिलेगा वहां हम नेगेटिव कर देंगे। इस तरह से और आगे जब चले तो इसका करंट हुआ I2, ये तो I2 हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, इधर से I2 आ रहा है तो क्या हो गया? नेगेटिव। इसलिए I2 वाले फैक्टर को, I2 R2 को, यहाँ देखो I2 R2 को नेगेटिव रखा गया है। और सेम मैनर में और आगे हम इस एक यहाँ जिस सेल से चले हैं वही वापस चलेंगे। जिस सेल से जितना करंट चलता है उतना ही उसमें वापस जाता है। यहाँ तक दोनों मिलकर आए, लेकिन जब यहाँ इस जंक्शन से आगे बढ़ना हुआ तो यहाँ से करंट चली थी I2, इसलिए I2 इधर चली गई और I1 आगे चली गई। इस जंक्शन से पहले दोनों मिलकर दोनों सेल के दोनों करंट इकट्ठा होकर आए, लेकिन फिर अपने अपने सेल की ओर जितना करंट निकला था उतना ही वापस चली गई। अब आगे यहाँ देखते हैं, पूरा चक्कर लगाते हैं, इसमें इस सेल तक चले, यहाँ तक पहुंचे, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ मिला I1 और R1, जबकि हम चल एंटी क्लॉकवाइज रहे हैं और ये करंट हमको उसी डायरेक्शन में मिल रही है, इसलिए I1 और R1 को पॉजिटिव रखें। ठीक है, इसी प्रकार ये है बीजगणितीय योग, लेकिन योग की जगह पर हमें जगह जगह पर माइनस साइन मिलता है, ऋण चिन्ह मिलता है। ये बहुत ही जटिल है और बुक में लिखा नहीं गया है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, 2 ही 4 क्वेश्चन ऐसे हैं, और ऑल इंडिया में ऐसे कुछ ही कोचिंग संस्थान है जिनमें ये बात समझाई जाती है कि कैसे। ये तो बुक की सहायता से देख लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस E1 2 सेलें लगी हैं, E1 E2 उनका डिफरेंस होगा तभी करंट चलेगा। लेकिन E1 E2 में हम E1 माइनस E2 करें या E2 माइनस E1 करें, ये एक कंफ्यूजन है जो दूर नहीं होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया। इसी तरह से दूसरे बंद पास में करोगे, जो सेल प्लस से चल रहे हैं उसको करो, एक ही सेल है उसमें।